हेलो एवरीवन। हम लोग गृह व्यवस्था की प्रक्रिया कर रहे थे, ये इसका थर्ड पार्ट है। आज हम करेंगे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग या योजना के चरण, मुख्य चरण, कि जब आप योजना बनाते हैं तो आप कौन कौन से चरणों को अपनाते हैं या किन स्टेप्स को आप अपनाकर अपनी योजना को अच्छी तरह से तैयार करते हैं। उसमें सबसे पहला है उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करना। ठीक है, आप सबसे पहला काम प्लानिंग करते हुए क्या करेंगे? प्लानिंग को शुरू करते हैं क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य होता है ना, हमारा कोई प्लान होता है या कोई हमें कुछ चीज़ को अचीव करना होता है, इसलिए हम अपना लक्ष्य बनाते हैं। ठीक है, तो उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करना कि मेरा ये उद्देश्य है और इसके लिए मुझे ये इस तरीके की प्लानिंग बनानी पड़ेगी, या मेरा उद्देश्य है कि मुझे जो है 95% मार्क्स इस बार लेकर आने हैं। तो मैं उस उद्देश्य को सेट करती हूँ सबसे पहले, फिर मैं आगे जो है योजना बनाना तैयार करती हूँ कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं किस किस तरीके से कार्य करूँगी। दूसरा पॉइंट है सूचनाओं का संकलन और विश्लेषण। ठीक है, सूचनाओं का संकलन कि मेरा उद्देश्य ये है, अब इसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है ना, कि उसके भी इतने % मार्क्स आए थे, तो फिर आप सूचना उससे लेंगे या किसी और से बात करके देखेंगे कि भाई तुम्हारे इतने % मार्क्स, तुम्हारा क्या प्रोसीजर रहा पढ़ने का, किस तरीके से पढ़ते थे, है ना, कौन सी बुक्स आप जो है आपने रेफ़र की, कौन से नोट्स, किस तरीके से आपने अपने नोट्स बनाए, है ना, कितने घंटे आप डेली पढ़ाई करते थे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपने उद्देश्य के लिए सूचनाओं को एकत्रित कर रहे हैं और इनका संकलन करके फिर इसमें विश्लेषण कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इस कार्य को करेंगे जिससे कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। ठीक है, थर्ड पॉइंट है नियोजन के आधारों का निर्धारण करना या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमाइसेस। नियोजन के आधारों का निर्धारण करना माने कि अब हमने सूचना एकत्रित कर ली, उसका विश्लेषण कर लिया, अब हम ये देखते हैं कि इस सूचना के अनुसार तो मुझे ये काम करने पड़ेंगे, या मुझे ये किताबें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, या मुझे जो मैं अभी घर के काम में इतना समय देती हूँ वो मुझे कट शॉर्ट करना पड़ेगा, या उसमें से मुझे कम समय देकर और अपनी पढ़ाई को अधिक समय देना पड़ेगा। तो हम कुछ आधारों को बना लेते हैं कि ये मेरा आधार रहेगा कि मुझे इतना घंटे पढ़ाई करना ही है, तब जाकर मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँ। ठीक है, फिर है कि वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना। वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना माने कि अगर प्लानिंग जब हम करते हैं कि मान लीजिए कि बीच में कोई एक फंक्शन आ गया या ये, तो मैं अब इस टाइम को जो मेरा डेली का 8 घंटे का था लेकिन मैं अब नहीं कर पा रही हूँ किसी कारण के वश, या कोई ऐसा सडन ऑल ऑफ अ सडन कोई काम आ गया, तो अब मैं इसका क्या ऑल्टरनेटिव रखूँगी, तो मैं डेली अब 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगी क्योंकि मुझे आगे किसी की मैरिज में जाना है या आगे हमारे घर में ये फंक्शन है, तो मैं अपने टाइम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगी। या एक वैकल्पिक तरीका मैं बना लेती हूँ कि डेली उस समय को बैलेंस करने के लिए मैं इस तरीके से अपने कार्य को करूँगी, या मैं अपने शेड्यूल में ये परिवर्तन ले आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट है वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना, कि जो है मैं वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे कि क्या मैं 8 घंटे की जगह रोज़ 10 घंटे दे पाऊँगी, तो मुझे अपने किस काम में कैसे कट शॉर्ट करना पड़ेगा, ये काम मैं कैसे करूँगी क्योंकि ये भी ज़रूरी है, तो मैं इस काम को इस तरीके से कर लूँगी। तो हम हर तरीके से अपने विकल्प सोचते हैं कि मैं किस तरीके से डेली के और 2 घंटे बचाऊँगी जो कि मैं अपनी पढ़ाई को दे पाऊँगी। ठीक है, फिर है क्रियाविधि के सर्वोत्तम तरीके का चयन। जो भी आपने जो ऑल्टरनेटिव्स जो है आपने देखे, जो आपने वैकल्पिक तरीके जिनको इमेजिन किया, अब आप उन तरीकों में से सर्वोत्तम तरीका जो है उसका चयन आप कर लेते हैं और फिर उसको अपना लेते हैं अपनी प्लानिंग के अंदर। ठीक है, फिर है योजना तैयार करना। अब उस वैकल्पिक तरीके को जो बेस्ट तरीका है आपने चुन लिया और इसके बाद अब आप उसके अनुसार अपनी योजना को तैयार करते हैं, या अपनी एक सारे विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप एक अपनी टाइम टेबल या अपना एक योजना हम जिसे कहेंगे उसको हम तैयार कर लेते हैं।
फिर है आवश्यक उप योजनाओं का निर्माण करना। आवश्यक उप योजनाएं क्या है? एक योजना को, एक प्लानिंग को पूरा करने के लिए आपकी कुछ सब प्लानिंग्स हो सकती हैं, कुछ उप योजनाएं हो सकती हैं कि मुझे 10 बजे से ये काम करना है, तो 10 बजे से आप कब ये काम कर पाएंगे? जब आपकी जो छोटी छोटी योजनाएं हैं कि मुझे सुबह उठ के रेडी होना है, घर का ये काम मुझे करना है, ये मेरी ड्यूटी है ना। तो आप इन उप योजनाओं को पूरा करेंगे, तब जाके आप अपनी जो मेन योजना है कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करना है, आप उसको टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद है परिवार के सदस्यों की सहभागिता प्राप्त करना। देखिए, कोई भी काम होता है उसको आप अकेले नहीं कर सकते। हमने इंटरडिपेंडेंसी जो है उसकी बात की कि हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। ये काम जो है ये हम तब कर पाएंगे जबकि मुझे मैं 10 बजे पढ़ने तब बैठ पाऊँगी जब मुझे 8 बजे ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, है ना। उसके बाद मुझे ये काम करना है। अगर आपका एक काम लेट हो गया तो आपका हो सकता है जो आपने जो दूसरा प्लान किया है वो भी लेट हो जाए। तो हम क्या कहेंगे कि ये चीज़ें जो हैं हम अपने परिवार की सहभागिता लेंगे, उसके अंदर फैमिली का एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, जिससे सब लोग अपने अपने गोल्स को टाइमली अचीव कर पाएँ। ठीक है। फिर है अनुसरण करना या फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है कि मैंने ये प्लान किया था और क्या मैं इस काम को कर पा रही हूँ कि नहीं। जो मैंने प्लान किया क्या मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ, क्या मैं उसके अनुसार अपना काम कर रही हूँ या नहीं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फॉलोअप या अनुसरण। कि ये मेरे प्लानिंग के स्टेप्स थे, आज मैंने इतना अचीव कर लिया, ये मैं नहीं कर पाई, तो अब मुझे इसको कल जो है इसको कल मेकअप करना है कि जो मेरी प्लानिंग है जिससे कि मैं उसको स्टिक कर पाऊँ, जो अपना गोल है उसको मैं अचीव कर पाऊँ। तो फॉलोअप या अनुसरण करना भी आवश्यक है। ठीक है। अब हम देखेंगे नियोजन की सीमाएं या लिमिटेशंस क्या होती हैं प्लानिंग की, है ना। प्लानिंग अभी हमने देखा क्या बातें ध्यान में रखनी है आपको प्लानिंग करते हुए, लेकिन कुछ प्लानिंग करते हुए भी हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं या कहेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या क्या समस्याएं आ सकती हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहला है सर्वोत्तम विकल्प में चयन में परेशानी। कई बार क्या होता है, जो हमने विकल्प अपने सामने रखे हैं उनमें से 2 या 3 विकल्प बहुत अच्छे होते हैं या कोई भी विकल्प इतना अच्छा आपको नहीं दिख रहा होता एट अ पॉइंट, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है कि आप कैसे उस विकल्प का चयन करें जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे पाए या जिस विकल्प से आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो ये एक बहुत सर्वोत्तम विकल्प को चुनना एक बहुत बड़ी समस्या होती है किसके अंदर? नियोजन करने में या प्लानिंग करने में। दूसरा है समस्याओं को पहचान कर उन्हें परिभाषित करने में अड़चनें और कठिनाई। ठीक है। कि कई बार ये होता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम का ही नहीं पता होता कि मेरी ये सिचुएशन क्यों है या किस प्रॉब्लम की वजह से मैं इस चीज़ को सफ़र कर रही हूँ या ये मेरी समस्या बनी हुई है। तो उसको आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती या बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके बाद है समय, शक्ति और धन का अपव्यय। समय, शक्ति और धन का अपव्यय कैसे होता है कि जब आप प्लानिंग करते हैं, कई बार होता है कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग करते हैं या बहुत समय प्लानिंग के अंदर ही जो है लगा देते हैं। तो ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा प्लान करना या हम कहेंगे कि बहुत समय उसमें व्यर्थ करना कि 2 साल तो हमने किसी काम को प्लान करने के लिए वेस्ट कर दिए, तो उससे क्या कर रहे हैं हम लोग? अपनी समय जो आपका रिसोर्स है, आपकी शक्ति, आपका धन, आपका पैसा, उसको हम वेस्ट कर रहे हैं या उसका अपव्यय कर रहे हैं। ठीक है। तो कभी कभी ये भी होता है। फिर है विश्वास युक्त सूचनाओं, तथ्यों आदि के संकलन में कठिनाई। कभी कभी जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एक अच्छी प्लानिंग करने के लिए, हमें वो सूचनाएं या वो इन्फॉर्मेशन ही उपलब्ध नहीं होती है जिससे कि हम एक अच्छी प्लानिंग कर पाएँ। उसके बाद है अरुचिकर, उबाऊ और अवसादपूर्ण कार्य। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो प्लानिंग है आप अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लंबी प्लानिंग हो गई या आप किसी रिज़ल्ट पे नहीं पहुंच रहे हैं, आपको सही प्रकार की सूचना नहीं मिली है जिससे कि आप प्लानिंग कर पाएँ अच्छे से, तो ये जो प्लानिंग है ये कैसी हो जाती है? अवसादपूर्ण हो जाती है, अरुचिकर हो जाती है या उबाऊ हो जाती है ना।
या बोरिंग हो जाता है, क्योंकि आपको पहले भी ऐसी प्लानिंग से कोई सही रिजल्ट नहीं मिला है या आपको सही सूचना नहीं मिली है जिससे कि आप अपनी प्लानिंग को अच्छे से कर पाएँ। तो ये कभी कभी अवसादपूर्ण या डिप्रेसिंग हो जाती है। फिर है दूरदर्शिता का अभाव। देखिए, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल भी दूरदर्शिता का भाव नहीं रखते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो मैं पहले से ही इस चीज़ को ऐसे प्लान करके रखूं कि आगे बारिश का मौसम आने वाला है तो मैं पहले से ही इसको सुधार के रखूं या पहले से ही इस समस्या का निराकरण निकाल कर रखूं। तो ऐसी फ्यूचरिस्टिक या हम कहेंगे कि दूरदर्शिता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो कई लोगों में उसका अभाव होता है तो अच्छी प्लानिंग नहीं हो पाती है। फिर है अपर्याप्त मानसिक और बौद्धिक क्षमता। कई बार क्या होता है कि जो प्लानिंग करने वाला है उसमें इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है, उसको फैक्ट्स का ज्ञान नहीं है, उसके पास में सूचनाएं नहीं है, वो प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है ना। तो उस वजह से भी प्लानिंग करने में समस्या आती है। फिर है कल्पना शक्ति का अभाव, इमेजिनेशन, है ना, कि क्योंकि हमने अभी पढ़ा था एक पॉइंट कि हम अलग अलग विकल्पों को अपने सामने रखते हैं, उसमें से जो बेस्ट विकल्प है उसको हम चुनकर अपनाते हैं और उसको काम में लेते हैं अपनी प्लानिंग करने के लिए। अगर हमारे अंदर कल्पना शक्ति नहीं होगी, हम ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं सोच पा रहे हैं, तो हम अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। फिर है आकस्मिक घटनाएं या इमरजेंसीज। ठीक है, हमने एक लोचशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी प्लानिंग के अंदर। लोचशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चाहिए होती है? इन आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए। आकस्मिक घटनाएं क्या हैं कि आपने प्लान कुछ किया था, लेकिन जब एग्जीक्यूशन पे आए तो सडनली कोई इमरजेंसी हो गई, कोई इंसान आया नहीं, कोई बैकअप जो प्लान आपका था वो फेल हो गया, है ना, या जो है आपके रिसोर्सेज सडनली जो है वो कम हो गए या उतने नहीं मिल पाए जितने कि आपने प्लान किया था। तो इन आकस्मिक घटनाओं की वजह से भी कभी कभी हमारी जो प्लानिंग है वो त्रुटिपूर्ण हो जाती है या हम उसको जैसा प्लान किया है उसको हम नहीं एग्जीक्यूट कर पाते। तो ये है आपकी नियोजन की सीमाएं और नियोजन करते समय विभिन्न चरण कौन से जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन।